बने और ये आवाज़ जो है हर गली से निकले, हर कूचे से निकले, उसकी रहबरी फारूक साहब करें, बजाय इसके कि हम उसको बैन करने की बात करें। उसमें बैन करने से क्या होगा? कंजा कसा है जिसमें जिसने बंदूक उठाई उसको बंदूक के साथ जवाब दिया गया। और आज एक मिलिटेंट, एक टेररिस्ट जो है, उसकी उम्र जो है वो 2-3 हफ्ते की है। जो बंदूक उठाता है उसको मालूम है कि 3 हफ्ते में उसको मौत के घाट उतरना है। पीडीपी ने कहा कि यासीन मलिक की कन्विक्शन से कश्मीर का मुद्दा नहीं हल होगा। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि उनकी अहलिया जो हैं, यासीन मलिक की जो अहलिया हैं, वो हायर कोर्ट में जा सकती हैं। मैं उन सबसे यही सवाल करता हूँ, क्या यासीन मलिक एक टेररिस्ट है या नहीं है? क्या यासीन मलिक एक कातिल है या नहीं? यासीन मलिक एक टेररिस्ट है या नहीं है? क्या यासीन मलिक एक कातिल है या नहीं है? अनएम्प्लॉयमेंट की आपने बात की है, आप हमेशा जम्मू के हित में बात करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आज दिन जम्मू का युवा जो है वो सड़कों पे प्रदर्शन करता हुआ नज़र आता है। क्या आपको लगता है अगर इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर का युवा सड़कों पे नज़र आएगा, जो भाजपा का एक सपना है 50 पार सीटें लाना और जम्मू कश्मीर में भाजपा का मुख्यमंत्री बिठाना, आपको लगता है कि ये सपना पूरा हो पाएगा अगर इसी प्रकार से युवा देखिए सड़कों पर नज़र देखिए आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट और आप देख इलेक्शन रहे हैं की बात। चिनार न्यूज़ अपडेट, मैं हूं आपके साथ गौरव विनोत्रा। अगर हम बात करें तो इस वक्त खास बातचीत पर हमारे साथ देवेंद्र सिंह राणा जी हैं, जो कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं। और अगर हम बात करें तो जम्मू की आवाज़ जो है वो हमेशा उठाते हुए नज़र आते हैं, और जब भाजपा में शामिल हुए थे तो यही कहा था कि मैं जम्मू की आवाज़ उठाऊँगा और हमेशा उठाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, फारूक साहब कह रहे हैं कि जो कश्मीर फाइल्स मूवी है, कश्मीरी हिंदू पंडितों का कहना है कि वो सिर्फ एक मूवी नहीं, वो एक आईना है जो सबके सामने आया तो बहुत से खुलासे हुए। लेकिन फारूक साहब कह रहे हैं कि उस मूवी को बैन करना होगा, क्योंकि उस मूवी की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर कोई ना कोई दरार जो है वो पड़ सकती है। देखिए, जो कश्मीर फाइल्स एक मूवी बनी है, उसने कुछ उस वक्त के हालात को दर्शाया है। लोगों को मालूम होना चाहिए क्या हुआ है। हम सब चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। 1999 से लेकर जम्मू कश्मीर जो है बड़े मुश्किल हालात से जूझ रहा था उस वक़्त, और एक पूरी की पूरी बरादरी की का पलायन हुआ। मेरे ख़्याल पूरी दुनिया में ये वाहिद ऐसी एक मिसाल है जहाँ सारे के सारे एक कम्युनिटी का, एक रिलीजियस कम्युनिटी का, जो कि अपने देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, उसका पलायन अपने ही देश में हुआ। मेरे ख़्याल में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। लोगों को बेघर किया गया, लोगों को रात के अंधेरे में निकाला गया। अगर उन वाक़ात पे एक फ़िल्म बनाई गई जो हालात उस वक़्त के दर्शाए, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई किसी को एतराज़ होना चाहिए। और उससे रिश्ते कैसे बिगड़ सकते हैं? उससे, अगर वो हालात हैं और जिस शख्स में भी इंसानियत का जज्बा होगा, तो उसका दिल तो धड़केगा और दिल उसका ये कहेगा कि इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। इनका मैं तो ये कहूँगा कि फारूक साहब के कद के इंसान को ये चाहिए कि वो कश्मीर के अवाम में भी ये ओपिनियन जनरेट करें, और कश्मीर के जो लोग हैं वो बुनियादी तौर पे सेकुलर हैं, और उन लोगों को चाहिए कि खड़े हो जाएं, आज भी उन ताकतों के ख़िलाफ़ एकजुट होकर खड़े हो जाएं और उनकी उनकी शनाख्त करें, और उनको ये कहें कि हमारे कश्मीर में आतंकवाद ना चलाइए, हमारे कश्मीर में गोली और बंदूक का इस्तेमाल मत करिए, हमारे नौजवानों को गुमराह ना करिए, हमारे मुस्तकबिल, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ना खेलिए, इनके हाथ में बंदूक मत पकड़ाइए। एक मुहिम बननी चाहिए सिविल सोसाइटी के बजाय इसके हम कहें कि कश्मीर फाइल को बैन कर दें। फारूक साहब एक बहुत बड़े कद के नेता हैं, मैं उनकी किसी बात को, मैंने उनके साथ काम किया है, मैं उनको जुटलाऊंगा नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम कहें कि कश्मीर फाइल को बैन किया जाए, हमें चाहिए कि सिविल सोसाइटी में एक मूवमेंट बनाएं कि आज कश्मीरी पंडित वापस आएँ। एक ऐसा मूवमेंट बनाएंगे जो ये गुलदस्ता था कश्मीर का जो 1999 के पहले था, वो गुलदस्ता दोबारा बने, और ये आवाज़ जो है हर गली से निकले, हर कूचे से निकले, उसकी रहबरी फारूक साहब करें, बजाय इसके कि हम उसको बैन करने की बात करें। उसमें बैन करने से क्या होगा? और मूवीज़ बनी है,
हालात पे बनी है, वॉर मूवीज़ बनी है। गन्स ऑफ नेवरॉन एक किताब, एक मूवी थी, वो बनी थी। मूवीज़ बनती हैं, हालात पे बनती हैं। कारगिल पे मूवीज़ बनी, हर चीज़ पे मूवी। कश्मीर फाइल्स भी एक एक उस वक्त के हालात को दर्शाती हुई मूवी। हाँ, वो हालात जो है वो रोंगटे खड़े करने देने वाली है, क्योंकि आम आदमी को पता नहीं, आम आदमी को पता होना चाहिए 1999 में क्या हुआ। जब धारा 370 को यहाँ से हटाया गया था तो कश्मीरी हिंदू पंडितों के लिए कहा गया था कि अब उनको उनके घर पे जो है वो वापसी करवाई जाएगी, लेकिन आज जब घाटी के अंदर कश्मीरी हिंदू पंडित जाते हैं तो सिलेक्टिव किलिंग्स की जाती हैं उनकी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, 1990 के दशक से जब से यहाँ हालात ख़राब हुए, तब से 1999 से भी टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई हैं। लेकिन 370 के हटने के बाद, 35A के हटने के बाद, जो यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने एक चौमुखा शिकंजा कसा है, जिसमें जिसने बंदूक उठाई उसको बंदूक के साथ जवाब दिया गया। और आज एक मिलिटेंट, एक टेररिस्ट जो है, उसकी उम्र जो है वो 2-3 हफ्ते की है। जो बंदूक उठाता है उसको मालूम है कि 3 हफ्ते में उसको मौत के घाट उतरना है। दूसरी तरफ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, उनकी शनाख्त हो रही है और उनको आइडेंटिफाई करके उनको सज़ा दी जा रही है। तीसरी तरफ जो टेरर फंडिंग है उस पर रोक लगाई जा रही है। चौथा, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए एक बड़ा प्रोएक्टिव, और आज की डेट में सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो हावी है इस वक्त सिस्टम में। और अगर आप देखें पिछले 2 साल में ना पत्थरबाजी हुई, ना पिछले 2 साल में पत्थरबाजी में कमी हुई, अमन आया, दुकानें खुली, रोज़मर्रा की लोगों की ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं हुई, अनसर्टेनिटी ख़त्म हुई, तो हालात तो बेहतर हुए हैं। और हाँ, ये टारगेटेड किलिंग हुई, एक भी आदमी मरता है तो दुख की बात है। कोई जान नहीं जानी चाहिए, ख़ास तौर पे इनोसेंट जान जब जाती है तो वो एक गलत है, उसका वो हमें उसका दुख है, वो नहीं जानी चाहिए। लेकिन हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेटर हो रहा है, जिस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी को टैकल करने का मसला किया जा रहा है, अगर इन हालात को देखा जाए, वक्त वो दूर नहीं जब टेररिज्म जो है यहाँ से बाहर, क्योंकि जो मुल्क टेररिज्म को यहाँ चला रहा है पाकिस्तान, उसको भी मालूम है कि यहाँ जो सरकार है, राष्ट्र नेतृत्व जो है, वो इतना मजबूत है कि अब वो भारत नहीं है जो बात करेगा और सुनता रहेगा और आप बंदूक चलाएंगे। अब ये भारत वो है, अगर आप बंदूक चलाएंगे तो ये ठोक के अंदर जाके आपको बंदूक का जवाब आपके घर में दे के वापस आएगा। जी, अनएम्प्लॉयमेंट की आपने बात की है, आप हमेशा जम्मू के हित में बात करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आज दिन जम्मू का युवा जो है वो सड़कों पे प्रदर्शन करता हुआ नज़र आता है। क्या आपको लगता है अगर इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर का युवा सड़कों पे नज़र आएगा, जो भाजपा का एक सपना है 50 पार सीटें लाना और जम्मू कश्मीर में भाजपा का मुख्यमंत्री बिठाना, आपको लगता है कि ये सपना पूरा हो पाएगा अगर इसी प्रकार से युवा देखिए सड़कों पे नज़र देखिए आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट और इलेक्शन की बात को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि अनएम्प्लॉयमेंट का इशू टैकल किया जाए। पिछले 20-22 साल से जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी से जूझ रहा है, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और इसी के चलते जो नई नौकरियों के को एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, बॉर्डर बटालियंस बन रही हैं, सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है। और जो 35,000 करोड़ रुपए का, आप देखिए 17,000 करोड़ का निजी निवेश आया है पिछले 50 साल में। और 19 और आज जो है, आज निजी निवेश जो है वो 35,000 करोड़ रुपए के, ये कहते हैं कि साहब 35,000 करोड़ रुपए के MOA साइन हुए। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, MOA साइन नहीं हुए हैं, ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है जिस दिन प्रधानमंत्री जी पल्ली मोड़ आए थे। इसका मतलब 35,000 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो आ चुकी है और उस पर काम शुरू हो गया। और जो टारगेट है सरकार का कि 75,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लानी है, अगर 75,000 करोड़ की जिस वक्त इन्वेस्टमेंट आती है तो कम से कम 2 लाख नौकरियाँ निजी सेक्टर में आएंगी, और वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, उसके अलावा इनडायरेक्ट। तो अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी को जो इश्यूज़ हैं वो टैकल करें। हाँ, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे डेली वेजेस का इशू है, मनरेगा की पेमेंट है, पेंडिंग पेमेंट है, NHM के इश्यूज़ हैं, NHM होम गार्ड्स के इश्यूज़ हैं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के इश्यूज़ हैं, रैबरे खेल के इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ हैं। इन इश्यूज़ पे हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ये संज्ञान में लाए हैं,
और मैं बड़े वसूख और ज़िम्मेवारी से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इन सब मुद्दों पे ध्यान दे रहे हैं और इन मुद्दों का हल निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हल हो भी रहा है। आप देखिए डेली वेजेस की जो राशि थी वो 10,000 तक पहुंचाई गई टेम्परेरली और उस पर आगे काम हो रहा है। पीडीडी के 12,000 डेली वेजेस जो अभी पूरी तरह ऑर्डर हो गया, उनका आश्वासन भी उनको मिल गया, ऑर्डर भी हो गया, उनकी रेगुलराइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें सब इंस्पेक्टर की असामियाँ जो थी 800 थी 1200 की, उनकी एज बढ़ाई। जेकेएस का एग्ज़ाम था, लोगों की डिमांड थी कि एज बढ़ाई जाए, एज बढ़ाई गई। तो ऐसे सारे नौकरियों जो 8,000 क्लास 4 एम्प्लॉयज़ को बनाना था उसमें 5,000 हुए थे सीविंग के साथ, 3,000 एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो 8,000 कर रहे हैं। बॉर्डर बटालियन की 2 बटालियन जो हैं उन पे उनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया और हमने ये कहा है, हमारी ये गुजारिश है कि एक और बटालियन आए। तो अगर देखा जाए चौमुखा काम हो रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जब बढ़ते हैं तो लोकल इकॉनमी को फ़र्क पड़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए बहुत कुछ हुआ। हाँ, जिन आँखों पे पट्टी बंधी हुई है उनको कुछ दिखता नहीं है और जिन आँखों को ये लगता है कि यहाँ बदअमनी और बदहाली का आलम रहे, वो आँखें जो हैं वो चाहती हैं कि उसको अपने दायरे से देखें और वो आँखें जो हैं वो समझती हैं कि उनके हाथ से रेत निकल चुकी है, मुट्ठी उनकी खाली हो रही है, उनको लग रहा है कि अब तो सरकार उनको कभी हुकूमत नहीं मिलेगी। वो इसलिए तड़प रहे हैं और बौखलाहट है उनकी जो ये बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू की अगर हम बात करें तो 1988 में उन्होंने अपराध किया था, लेकिन आज 2022 में उनको सज़ा दी जा रही है और दोषी करार किया जा रहा है। 1988 में जो अपराध किया था तो उस समय उनको सज़ा क्यों नहीं मिली? क्या सत्ता में कांग्रेस थी इसलिए? कानून अपने कार्य करता है, सच्चाई की जीत होती है। जो अपराधी है वो अपराधी है और हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो बड़ा फेयर और बड़ा अपराइट और रॉबस्ट है। उन्होंने फैसला किया है, तथ्यों के आधार पे फैसला हुआ होगा और अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इस वक्त पूरे हाँ, वो नवजोत सिंह सिद्धू हो या यासीन मलिक हो, जो गलत करेगा वो गलत करेगा। यासीन मलिक को अगर उसने कत्ल किया तो कातिल की सज़ा उसको मिलनी चाहिए। जिन लोगों को उसकी सज़ा पे भी तकलीफ़ हो रही है उनसे पूछा जाए कि भैया कातिल है या नहीं है। अगर कातिल है तो कातिल को सज़ा क्यों ना मिले। यासीन मलिक को जब दोषी करार किया गया तो उमर साहब उनके हक में बोलते हुए नजर आए। पीडीपी ने कहा कि यासीन मलिक की कन्विक्शन से कश्मीर का मुद्दा नहीं हल होगा। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि उनकी एहलिया जो हैं यासीन मलिक की जो एहलिया हैं वो हायर कोर्ट में जा सकती हैं। मैं उन सबसे यही सवाल करता हूँ, क्या यासीन मलिक एक टेररिस्ट है या नहीं है? क्या यासीन मलिक एक कातिल है या नहीं है? अगर कन्विक्शन हुई है तो उसको सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कश्मीर का मुद्दा इसके साथ कैसे लिंक हो गया? कातिल है तो कातिल है। इतने साल लगे आपको ट्रायल करने में, इसलिए नहीं कि हमारा जुडिशल सिस्टम हिंदुस्तान का कोई कमज़ोर है। हमारा जुडिशल सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन जुडिशल सिस्टम है। लेकिन कमज़ोरी किस में? कमज़ोरी वो विल है ऑफ द गवर्नमेंट फॉर प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस नहीं पुटअप किया, प्रोसिक्यूशन ने तथ्यों को सामने नहीं रखा क्योंकि विल लैक करते। आज एक सुदृढ़ नेतृत्व है जो जानता है और जिसने बता दिया है कि जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी। कातिल को कातिल की सज़ा मिलनी चाहिए, उससे उससे कोई मुंह नहीं फेर सकता। और ये कहना कि नहीं साहब कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होगा, इससे कश्मीर का मुद्दा जो इस तरह हल होगा वो जानता है केंद्रीय नेतृत्व कैसे हल करना, कर रहे हैं। जहाँ तक कातिल हैं, कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए। 1990 में जिसने अपराध किया था उसने अपना अपराध कबूल भी किया था, बिट्टा कराटा। आज भी वो खुली फिजाओं में। जो भी कातिल है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और इतनी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी राष्ट्र के खिलाफ देशद्रोही है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो कातिल है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और इतनी सख्त और कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई आदमी ये हर शख्स इबरत करे और कोई सोचे भी ना, आने वाली नस्लों में कोई ये सोचे भी नहीं कि देश के खिलाफ वो जंग लड़ सकता है। इस देश में रहकर आप देश के खिलाफ जंग करें और आप ये समझें कि आपको आके यहाँ पुचू पुचू करेगा, वो ज़माना मुकी है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो क्या कुछ देवेंद्र राणा साहब का कहना था वो हमने साफ तौर पर आपके सामने रखा। अब आप जनता अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और यही कहा कि जो भी अपराधी होंगे उन्हें सज़ा जो है वो ज़रूर मिलेगी। आप देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट, दीपक मनास के साथ। जय हिंद।